Hello everyone, myself Dr. Kanak Dwivedi from Department of Education. Welcome you again in the series of my video lecture. Today's topic of my lecture which I am going to deliver would be sources of knowledge. As we have already discussed that what is knowledge, what are the classification of knowledge and what are the types of knowledge. Today I am going to explain you about what are the different sources of knowledge. So let's start. Sources of knowledge. Empirical knowledge. Knowledge through senses. किस तरीके से ज्ञान हमें प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले कि कैसे हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कहा ही गया है कि ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो ज्ञान के द्वार कही जाती हैं। तो नॉलेज थ्रू सेंस एक्सपीरियंस, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हमारा बाह्य वातावरण है उस वातावरण को, भौतिक जगत को जानने के लिए हम अपने सेंसेस का प्रयोग करते हैं, हम अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे देख कर, सूंघ कर, किसी चीज़ को टच करके, फील करके, कोई चीज़ स्वाद लेके और सुनने के द्वारा, ये सारी चीज़ें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको अपने भौतिक वातावरण या जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसके बारे में हम जान पाते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कौन कौन से विजुअल एड्स हैं जो दिख रहे हैं, क्या मतलब बिल्डिंग कैसी है, समुद्र कैसे हैं, पहाड़ कैसे हैं, कैसा दृश्य चल रहा है भौतिक जीवन का। तो ये सारे विजुअल चीज़ें हैं जो हम देख पाते हैं अपनी आँखों से। उसके बाद जितनी भी तरह के साउंड इस भौतिक जगत में हमारे आसपास हमको सुनाई देते हैं तो हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं हम टेस्ट करके समझ पाते हैं कि इसका टेस्ट खट्टा है, मीठा है या मतलब सार है। इस तरह से टेस्ट के द्वारा हम अपने जीभ से या टंग से चीज़ों को समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। ये भी एक सेंस है। इसके बाद आता है कि आप कोई चीज़ पकड़ के, उसको छू के, कैसे टच करके कोई चीज़ कैसे समझते हो। तो और कुछ चीज़ें हम सूंघ के भी समझते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है, अच्छी है, बुरी है, गंदी स्मेल आ रही है। तो ये सब क्या है? ये सब भी एक तरह का अनुभव है और एक तरह का नॉलेज है। तो ये क्या सेंसेस भी हमें, सेंस एक्सपीरियंस भी हमें एक सोर्स ऑफ नॉलेज दे रही है और उस नॉलेज के द्वारा हम चीज़ों को, अपने भौतिक जगत को समझ रहे हैं। तो वी कैन नो मैनी थिंग्स अबाउट एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड their characteristics through our senses by seeing, smelling, touching, tasting and hearing. But we can commit mistake while perceiving things around us through our senses. ये सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कई बारी हम अपने सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग करके भी जब हम कोई चीज़ परसीव करते हैं थ्रू आवर सेंसेस तो हमसे गलती हो जाती है। लाइक जो हमने कहानी सुनाई थी जिसमें कुछ अंधे लोग थे, वो हाथी की बॉडी को छूकर वो कहते थे, मतलब हाथी को कुछ अंधे लोगों ने उसके अलग अलग पार्ट्स को छूकर अपने सेंस ऑर्गन का, मतलब आँखों का तो प्रयोग नहीं किया, बट टच करके परसीव किया कि जो सूंड है वो सांप जैसी लग रही है, जो पूंछ है वो रस्सी की तरह लग रहा है, या जो उसकी टांगे हैं जो वो एक पिलर के समान लग रही हैं, तो और जो उसके कान है हाथी के वो सूप के समान दिख रहे हैं। तो वो क्या है? अपने सेंस ऑर्गन का तो इस समय यूज़ कर रहे हैं वो ब्लाइंड पीपल, बट क्या हो रहा है?
कि जो चीज़ वो परसीव कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो एक्चुअल में वो नहीं है, वो दैट इज मिस्टेकन। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कई बारी जब हम कोई चीज़ परसीव करते हैं अपने आसपास की, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा, तो कई बारी उसमें हमें मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए हेंस इट इज नॉट आवर सेंसेस दैट हैव deceived us but the error in the judgment। मतलब कि जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा समझ रहे हैं, वो एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि वो ज्ञानेंद्रियां हमें नहीं धोखा दे रही हैं, बट ये हम जो जज कर रहे हैं उसको, जो जजमेंट दे रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ की, वो हमें धोखा दे रही हैं। तो सेंसेस, जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं, वो तो हमें सही दिशा दिखा रहे हैं, बट जब हम परसीव करते हैं उस चीज़ को, तो जो हम डिसीजन देते हैं वो कई बार गलत हो जाता है। तो इस तरह की नॉलेज हम कह सकते हैं कि हमें नॉलेज का ये स्रोत तो हुआ, लेकिन कभी कभी ट्रू नॉलेज हमें नहीं मिल पाती है परसेप्शन के थ्रू। ठीक है, when we make a perceptual error owing to incomplete or fragmentary sense experience, it is always further sense experiences that led us to discover our error। मतलब कि जब हम कई बारी, वही जो एग्जाम्पल मैंने दिया हाथी के बॉडी पार्ट्स के, जो एलिफेंट के बॉडी पार्ट्स को जब टच करके अंधे लोगों ने जज किया कि वो कैसा दिख रहा है, उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स, तो इसमें क्या हो रहा है, परसेप्चुअल एरर हो रहा है, और जिससे क्या है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन के थ्रू जो हम नॉलेज दे रहे हैं, वो सेंस जो एक्सपीरियंस है, वो जो सेंस अनुभव है, वो क्या है, इनकम्प्लीट है और फ्रेगमेंट्री है। इसलिए कई बारी हम बहुत क्लोज पहुंच के भी हम कंफर्म वे में नहीं बता पाते हैं कि वो नॉलेज जो है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। इट इज़ अ रोप और अ स्नेक। कई बारी हम एक रस्सी को हम कई बारी सांप समझ लेते हैं और सांप को रस्सी समझ लेते हैं, तो ये भी कई बारी एक परसेप्चुअल एरर हो जाता है। तो इस तरीके से हमें नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस होता है। अब दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज या ज्ञान का दूसरा स्रोत हम कह सकते हैं नॉलेज थ्रू रीजन। जब हम रीजनिंग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो भी वो रीजनिंग भी एक स्रोत होता है, रीजनिंग भी एक सोर्स है नॉलेज का। जैसे हम डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज अराइव्ड एट बाय मीन्स ऑफ रीजनिंग। जब हम रीजन करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, तो हमें ज्ञान मिलता है। कई मतलब ज्ञान का एक दूसरा, पहला तो हमने सेंस बताया, दूसरा हमने रीजनिंग बताया, जिसमें हम नॉलेज तक पहुंचने के लिए, हमें कोई नॉलेज मिल जाए एग्जैक्ट, उसके लिए हम लॉजिक लगाएंगे, तर्क लगाएंगे, हम उसमें रीज़न देंगे। जैसे 2 + 2 = 4, ये एक क्या है, ये एक हमने रीज़न दिया, क्योंकि जब हम, या लॉजिक दिया कि 2 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमेशा हमें 4 मिलता है। तो ये जो रीजनिंग होती है वो 2 तरह की रीजनिंग होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग विच सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। 2 तरह से हम कोई भी बात को अपने तर्क वितर्क से समझा सकते हैं। एक होता है आगमन और दूसरा होता है निगमन। तो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि जो भी हम कंक्लूजन देते हैं वो उस आइडिया, मतलब जिस आइडिया या जिस थ्योरी के द्वारा हम कंक्लूजन दे रहे हैं, तो वो थ्योरी भी सही है और थ्योरी के द्वारा जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो भी सही होना चाहिए। लाइक
In deductive reasoning, the conclusion logically follows from the premises. यहाँ premises का अर्थ है आपका आइडिया या आपका जो भी थ्योरी है, मतलब जिस आइडिया से कंक्लूजन निकल रहा है या जिस थ्योरी से आप कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पे थ्योरी और आइडिया, थ्योरी या आइडिया भी सत्य होने चाहिए और उसके द्वारा निकला हुआ कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए। तो इस तरीके से प्रेमाइसेस भी ट्रू होगा और प्रेमाइसेस अगर ट्रू होगा तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए। इन डिडक्टिव रीजनिंग द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द premises. If the premises are true, the conclusion that follow must be true. तो मतलब जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है डिडक्टिव रीजनिंग से, उसमें हम जिस थ्योरी पे, जिस प्रिंसिपल पे, जिस फॉर्मूले पे हम चल रहे हैं और उस फॉर्मूले से जो भी कंक्लूजन निकल रहा है वो कंक्लूजन फॉल्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये एक मतलब एक बात, हम एक आइडिया दे रहे हैं या हम कोई बात कह रहे हैं जिसमें ये हो रहा है कि इफ इट इज रेनिंग द स्ट्रीट विल बी वेट, मतलब अगर बारिश होगी तो सड़क गीली होगी। तो मतलब यहाँ रेनिंग क्या है, एक आइडिया है या एक थ्योरी है कि अगर बारिश होगी तो सड़कें जो हैं वो गीली होंगी, ये कंक्लूजन हुआ। इट इज रेनिंग देयरफॉर द स्ट्रीट्स विल बी वेट, ये एक डिडक्टिव रीजनिंग का सत्य है कि अगर बारिश होगी तो सड़क जो है वो गीली ही होगी। तो ये एक डिडक्टिव रीजनिंग हुई जिसमें जो भी प्रेमाइसेस हमने यूज़ किए वो ट्रू थे, और जब प्रेमाइसेस ट्रू हैं तो उसके द्वारा निकाला गया कंक्लूजन, प्रेमाइसेस क्या है यहाँ पे, इट इज रेनिंग, और कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर द स्ट्रीट विल बी वेट। ये हमारा जो हो गया वो कंक्लूजन हुआ। तो बोथ प्रेमाइसेस एंड कंक्लूजन बोथ विल बी ट्रू इन डिडक्टिव रीजनिंग। देन कम्स योर इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू हम कैसे, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन अ वैलिड आर्गुमेंट द प्रेमाइसेस नीड नॉट टू बी ट्रू, इट इज ओनली रिक्वायर्ड दैट द कंक्लूजन फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द प्रेमाइसेस। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमने आइडिया, जो हमने थ्योरी दी है, जो प्रेमाइसेस को प्रयोग में हम लेके आए हैं वो हमेशा सत्य होंगे, लेकिन प्रेमाइसेस के द्वारा दिया गया कंक्लूजन वो लॉजिकली ट्रू होना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल से ऐसे समझ पाएंगे कि जो ऑल काउज आर ग्रीन, मतलब जितनी भी गायें हैं वो हरी हैं। तो इसको हम अलग अलग तोड़ के कैसे देखेंगे कि यहाँ पे काऊ को बताया कि शी इज अ काऊ देयरफॉर शी इज ग्रीन, मतलब एक आपका स्टेटमेंट था, एक आर्ग्यूमेंट था कि सभी गायें ग्रीन हैं। तो उसको हम कैसे लॉजिक इसमें लगाएंगे या हम कैसे इसकी रीजनिंग देंगे कि जब सभी काऊ ग्रीन है तो अगर हम एक काऊ के बारे में बात करते हैं कि शी इज अ काऊ देयरफॉर शी इज अ ग्रीन। इन दिस एग्जाम्पल द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, दैट इज द कंक्लूजन फॉलो फ्रॉम द प्रेमाइसेस, बट द प्रेमाइसेस आर नॉट ट्रू, देयरफॉर द कंक्लूजन अराइव्ड एट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। यहाँ पे इस स्टेटमेंट से हम लोगों को समझ में ये आ रहा है कि कंक्लूजन तो सही ड्रॉ हो रहा है, लेकिन जो हमने थ्योरी दी है, जो हमने आइडिया दिया है, जो हमने आर्गुमेंट दिया है वो सही नहीं है।
चूंकि मेन थीम ही गड़बड़ है, चूंकि मेन प्रमाइसेस ही सत्य नहीं है, तो उसके द्वारा दिया गया कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। तो इंडक्टिव रीजनिंग जस्ट उल्टी होती है। समटाइम्स द प्रमाइसेस मे बी ट्रू बट देयर मे नॉट बी वैलिड आर्गुमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है कि जो प्रमाइस हैं वो सही हो जाते हैं, बट जो उसके द्वारा दिया गया आर्ग्यूमेंट जो होता है वो वैलिड नहीं हो पाता। इसमें भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। 2 + 2 = 4, देयरफॉर ही इज ड्राइविंग द कार। अब इसमें क्या आप देख रहे हैं, जितने भी प्रेमाइसेस हैं वो सब सही है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, 2 + 2 = 4। ये क्या है, दोनों ही जो थ्योरी है या दोनों ही जो प्रिंसिपल है वो ट्रू है। In the above example, the conclusion does not follow from the premises, although all the premises happens to be true. मतलब जो एक पार्ट है, जो premises हैं वो सही हैं, बट उनके द्वारा दिया गया conclusion जो है वो सही नहीं है। मतलब उन premises के आधार पे, मीन्स हमारे आइडिया के आधार पे, हमारी थ्योरी के आधार पे कई बारी जो हम conclusion देते हैं वो सही नहीं होता है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि प्रेमाइसिस गलत था बट लॉजिकली उसका कंक्लूजन सही था। यहाँ पे क्या है कि प्रेमाइसिस सही है बट इसके द्वारा कंक्लूजन जो दिया जा रहा है वो सही नहीं है। सो in the above example, the conclusion does not follow the premises, although all premises happens to be ट्रू। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या डिफरेंस है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या था, प्रेमाइसेस भी सही होना चाहिए था, मतलब जो भी हम थ्योरी या स्टेटमेंट जो आर्ग्यूमेंट देते हैं उसके आधार वो तो सत्य होगा ही होगा, उसके आधार पे दिया हुआ कंक्लूजन भी सत्य होगा। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें, कभी आपका प्रेमाइसिस सत्य हो सकता है और उसके द्वारा दिया गया कंक्लूजन गलत हो सकता है। कभी क्या होगा, आपका प्रेमाइसिस तो सही है बट कंक्लूजन तो सही है बट उसके द्वारा दिया गया प्रेमाइसिस गलत है। हेंस इन ऑर्डर टू नो दैट अ कंक्लूजन इज ट्रू वी हैव टू नो द प्रेमाइसिस। ठीक है, जब हमें ये जानना है कि कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन को जानने के लिए हमेशा हमें ये चेक करना होगा कि प्रेमाइसेस सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो इस तरीके से दो सोर्स ऑफ नॉलेज हमें समझ में आए, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। In inductive reasoning, the premises provide evidence for conclusion, but not complete evidence. ठीक है, the conclusion is not certain, but not probable to a certain degree. वही चीज़ जो मैंने अभी पहले बताई है उसी को और डिटेल में बताया जा रहा है। जैसे ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि crow 1 is black and crow 2 is black. So crow 3 is black. तो जितने भी 10,000 क्रो जो होंगे वो भी क्या होंगे, ब्लैक होंगे। Hence 10,000 जो हम आइडिया दे रहे हैं या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि where crow being black are true, तो conclusion is not established that it is always possible. The next crow which may come across might be white. So in inductive reasoning, truth is established based on earlier evidence for something which is which is not observed. In inductive argument, we rely on certain law of
laws of nature, which are formulated based on certain recurring uniformities in the course of our experience. For example, green plants prepare their own food. Water vaporizes on heating. Metal expand when heated. ये क्या है? ये सब इंडक्टिव रीजनिंग है, जिसमें ये मान लिया जाता है पहले के एविडेंसेस को देखते हुए कि ऐसा होता ही है. मतलब बार बार जब वही सेम चीज़ हो रही है, मतलब हमेशा ग्रीन प्लांट जो है वो प्रिपेयर करता है अपना खाना, या जब भी हम कोई वाटर को हीट करते हैं तो भाप में कन्वर्ट कर जाता है. हमेशा जो मेटल जो है वो जब हम हीट करते हैं तो एक्सपेंड करता है. ये सारी जो लॉजिक या आर्गुमेंट या रीजनिंग हुए वो क्या है, किस पे बेस्ड है? ये सारे जो रीजनिंग है वो फॉर्मुलेटेड हैं और ये रेकरिंग यूनिफॉर्मिटीज पर बेस्ड हैं हमारे अनुभव के अनुसार. तो इस तरीके से हम लोगों ने इंडक्टिव रीजनिंग को और अच्छी तरीके से समझा. अब हम बात करते हैं अथॉरिटी की. अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें आपके एक्सपीरियंस आते हैं, आपकी खुद की सेंस एक्सपीरियंस से. जैसे इट इज़ नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज वेयर वन एक्सपीरियंसेस नॉलेज थ्रू ओन रीजनिंग और सेंस एक्सपीरियंस. वी एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स एज ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी. मतलब कई बारी आपके सेंस ऑर्गन्स जो कह रहे हैं, जो आप रीजनिंग कर रहे हैं, वो आपको उसके द्वारा नॉलेज मिल रहा है, उसको भी वो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होता है, बल्कि जो चीज़ें हमको अथॉरिटी के द्वारा बताई जा रही हैं वो उसको हम मानते हैं कि वही ट्रूथ है. लाइक following precaution have to be observed in the case of knowledge coming from the authority. अब अथॉरिटी क्या है? आपके स्कूल, आपके कॉलेजेस, आपके इंस्टीट्यूशन जिसमें कि फॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है, और उस फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जो भी बात कही जा रही है, भले आपका अपना अनुभव कुछ और कह रहा है, आपका अपना रीजनिंग कुछ और कह रहा है, इसके बावजूद जो अथॉरिटी कह रही है उसी को हम सत्य मानेंगे. लेकिन हमको कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर लेने चाहिए जब हम कोई नॉलेज हम अथॉरिटी से गेन करते हैं. द पर्सन मस्ट रियली बी एन अथॉरिटी, वन हु इज स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ नॉलेज. मीन्स मतलब जिस भी अथॉरिटी से हम नॉलेज लेने जा रहे हैं वो पर्सन उस फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप सोच लें कि ये अथॉरिटी है और इसके थ्रू हम नॉलेज ले रहे हैं, और हो सकता है वो उस फील्ड का एक्सपर्ट ही नहीं हो, और जो आप नॉलेज लेके आ रहे हो वो एग्जैक्ट या ट्रूथ ना हो. Whenever one accepts another person's statement on authority, he should be able to find out for himself or verify knowledge. For example, we can empirically check the truth of Einstein's theory of relativity, though it would take years of special training and experimentation. कई बारी हमको कोई बात कोई कहता है, फॉर एग्जाम्पल आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी उसको इमीडिएट एक्सेप्ट नहीं कर लिया गया. उसको एक्सेप्ट करने में बहुत से साल लगे. थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन हम लोगों ने उस बात को अब मान लिया कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी है वही, मतलब वो जो उन्होंने जो बात कही है वो सत्य है. द अथॉरिटी शुड बी एबल टू प्रोवाइड एविडेंशियल प्रूफ फॉर द नॉलेज ही possesses and present a logical explain. मतलब
जो भी बात वो एज एन अथॉरिटी हमें नॉलेज जो भी मिल रही है, रिवील हो रही है, उसके लिए प्रूफ होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एविडेंस होनी चाहिए। जैसे आइंस्टीन ने अगर अपनी बात बताई तो विद प्रॉपर एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया, जिसमें उनको वर्षों लग गए उस एक्सपेरिमेंट को करने में। उनको लगता तो था जो भी रिलेटिव थ्योरी थी या ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी, जो उन्होंने ग्रेविटी की थ्योरी बताई थी, लेकिन वो उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। और उसको प्रूफ करने में जितने भी उनको वर्ष लगे एक्सपेरिमेंट करने में, तब जब वो एविडेंस दे पाए तभी वो स्टेटमेंट को ट्रू माना गया। इसी तरह आप जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे जो टीचर्स अपॉइंटेड होते हैं, उन टीचर्स या उस स्कूल की अथॉरिटी इस प्रकार बन पाती है कि उसका एफिलिएशन होता है, वो कोर्स एफिलिएटेड होता है, उसमें पढ़ाने वाले लोग जो होते हैं वो टीचर जो हैं वो सर्टेन क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उस स्कूल में पढ़ाने के लिए, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, वो अप्रूव टीचर हैं या नहीं है। जब वो सारे वो अप्रूवल विद सर्टेन यूजीसी नॉर्म्स या जो भी आपके एनसीईआरटी के नॉर्म्स हैं उनको पूरा करेंगे, तभी उन्हें एक्सपर्ट या टीचर या स्कूल को भी तभी दर्जा मिलेगा डिग्री देने का, जब वो सर्टेन नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। तो अथॉरिटी जो कोई नॉलेज देती है उसको सर्टेन नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं कि उसके द्वारा दिया गया ज्ञान जो होगा वो सत्य तभी होगा जब उसको सर्टेन नॉर्म्स को फॉलो करके जो भी बात कह रहा है वो फैक्ट हो पाएंगे। तो इस तरीके से अथॉरिटी भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज का ज़रिया हो सकता है। अब रिविलेशन भी एक तरह का आप रिवील करते हैं, एक तरह का आपको ज्ञान महसूस होता है, परसीव करते हैं। कई बारी आप ऐसा आपको लगता है आप रिवील आपने किया जिससे कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। दिस सोर्स हैज सेम प्रॉब्लम एज इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या है? आपका जब आप जिस नॉलेज को, जिस ज्ञान को आप ऐसे ही आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा, आपको इंट्यूशन होता है, तो आपको कई बारी आपको पहले से 2 दिन पहले ही महसूस हो जाता है कि ऐसा होने वाला है, तो ये एक तरह का इंट्यूशन है, एक तरह का ज्ञान है। और कुछ लोगों की इंट्यूशन तो बहुत ही स्ट्रांग होती है, उनके 6 सेंस बहुत तेज़ काम करते हैं। जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह एक माना गया है कि दैवीय शक्ति है एक 6 सेंस ही, जो हमें अपने आप महसूस करा देता है कि ऐसा हो सकता है। इस तरह का ज्ञान हमें इंट्यूशन के द्वारा मिलता है। तो इसी तरह रिविलेशन में भी दिस सोर्स हैज सेम प्रॉब्लम एज रिविलेशन। समटाइम वन क्लेम्स टू नो समथिंग बाय मीन्स ऑफ रिविलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रिवील्ड टू मी इन ड्रीम और विजन। मतलब जैसा इंट्यूशन में होता है कि आपको दिखता है ऐसा होगा, मतलब ऐसा आप महसूस करते हैं, इसी तरह आप रिवील जब कोई चीज़ करते हैं कि आपको ऐसा दिखता है, आपको विजन मिलता है कि नहीं, ये व्यक्ति जो है आने वाले टाइम में हो सकता है, ये बच्चा जो है आने वाले टाइम में एक देश का एक बहुत बड़ा प्रतिभाशाली इंसान या वैज्ञानिक या एक्टर, कुछ भी किसी को विजन हो सकता है, कोई भी विजन उसको मिल सकता है। ऐसा उसको कई बार सपने में देख लेते हैं या विजन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी व्यक्ति क्लेम कर रहा है ऐसा हो ही, ठीक है। What if one person has had a vision that told him one thing and another person had a विजन दैट टोल्ड हिम द ऑपोजिट। अगर मान लीजिए एक अमुक व्यक्ति के बारे में किसी ने विजन किया, अमुक व्यक्ति, प्लेस या कोई भी चीज़ के बारे में किसी का विजन कुछ है और उसी व्यक्ति वस्तु के बारे में किसी और का विजन कुछ और है, तो क्या होगा? दोनों ही बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगी।
The fact that the person had dream or vision does not show that its message is true or can be trusted. ऐसा नहीं है कि जो भी पर्सन का जो विजन होता है या उसका जो सपना होता है उसके द्वारा जो वो मैसेज दे रहा है हमेशा सत्य हो या हम उस पर बिलीव कर सकते हैं. इफ what it says is true, its truth can be discovered only by other means. अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको उसके लिए अदर और दूसरे तरीके से उसको हमें डिस्कवर करना पड़ेगा, उसको हमें जानना होगा कि जो जैसी उसकी ड्रीम है, जैसा उसका विजन है, वो सत्य है या नहीं. तो रिवलेशन भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, बट वी कैन नॉट से दैट ऑलवेज द रिवलेशन इज ट्रू. हमेशा वो सत्य नहीं हो सकते हैं और रिवलेशन अलग अलग लोगों के अलग अलग हो सकता है. अगर आप कुछ रिवील कर रहे हैं, आपका विजन कुछ है, दूसरे का विजन कुछ है उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, तो हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता और हमेशा ट्रूथ भी नहीं हो सकता है. और अगर कोई कह रहा है तो अलग अलग सोर्सेस से उस ट्रुथ को, उस रिवलेशन को हमें चेक करना होगा. तो इस तरीके से रिवलेशन भी जो है वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज हो गया. अब बात करते हैं फेथ की. दिस सोर्स ऑफ नॉलेज overlaps the previous one having same problem. फेथ भी उसी तरह है जैसे रिवलेशन है. I know this through faith. I have faith in it, so it must be true. हमारा फेथ है, हमारा विश्वास है और हमारा ऐसा विश्वास है इसलिए ये सत्य होगा. हमारा विश्वास भगवान के ऊपर है तो हम इस चीज़ को, हम इस बात को सत्य मानते हैं. आई बिलीव इट थ्रू फेथ एंड दिस फेथ गिव्स मी नॉलेज. हम ये विश्वास करते हैं अपने फेथ के द्वारा, इसलिए हमको लगता है कि जो भी हमारा फेथ है वो हमें ऐसा ज्ञान देता है. ठीक है, तो फेथ भी एक कॉन्ट्रडिक्टरी सोर्स ऑफ नॉलेज तो है, बट इससे भी हमें कई बारी ज्ञान मिलता है. इसको भी हम सोर्स ऑफ नॉलेज का एक रूप दे सकते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंट्यूशन, रिवलेशन, फेथ, बिलीव, ये सब आसपास की चीज़ें हो गई. ये लगभग, मतलब इसका फुल एविडेंस तो नहीं होता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये जो बात हम कह रहे हैं वो सत्य है. वॉट फीलिंग और एटीट्यूड वन हैज़ टुवर्ड्स अ बिलीव एंड वेदर दैट बिलीव इज़ ट्रू और नॉट. कई बारी हम जैसा महसूस करते हैं, जैसा हमारा एटीट्यूड होता है आपके बिलीफ के प्रति, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका विश्वास सभी का विश्वास हो जाए. तो ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है जो कि एविडेंसेस के द्वारा प्रूफ नहीं हो सकता. अब नॉलेज थ्रू टेनेसिटी. टेनेसिटी इज समथिंग विच साइकोलॉजिकली फोर्स द पीपल टू एक्सेप्ट. टेनेसिटी एक ज्ञान का द्वार है जो हम साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट करते हैं. जैसे द स्लोगन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. कई बारी जब पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो सन 2013 में हमें लगता था कि अच्छे दिन तो अब बस जैसे ही चुनाव खत्म होगा और तुरंत ही राम राज्य की स्थापना हो जाएगी. तो ये क्या है, हमने साइकोलॉजिकली हमको ऐसा महसूस होने लगा, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छे दिन आएंगे. जब मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, ये उन्होंने नारा दिया था. अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे.
तो ये सारे पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं जो हमें साइकोलॉजिकली बिलीव हम कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो वो कह रहे हैं, वो जो नॉलेज वो दे रहे हैं वो सत्य है। इसी तरह हम एडवर्टीजमेंट में भी देखते हैं, ये भी एक तरह का ज्ञान देते हैं, एक तरह का सोर्स ऑफ नॉलेज है। ये नॉलेज जो है ये भी टेनेसिटी का ही एक पार्ट है, जिसमें डिफरेंट कमर्शियल प्रोडक्ट को जब हम बार बार एक ही बात कहते हैं तो उस बार बार के कहने पे कई बारी हमें लगता है कि जो वो चीज़ बताई जा रही है वही सत्य है। जब मीडिया में या जब हम न्यूज़ में बार बार वही रिपीटेड न्यूज़ देखते हैं तो हम उसको मान लेते हैं। न्यूज़पेपर के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए या रैलीज़ के ज़रिए हम जब एक ही न्यूज़ को बार बार देखते हैं तो हम ये साइकोलॉजिकली बिलीव करते हैं कि वो जो दिया गया ज्ञान जो है वो सत्य है। बट ऐसा कई बारी नहीं भी होता है। ये दिमाग साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग को एक्सेप्ट कराने के लिए वो नॉलेज दी जाती है। तो इस तरह की नॉलेज जिसमें हम साइकोलॉजिकली फोर्स्ड हो जाते हैं लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए कि नहीं ये ऐसा होगा ही होगा, थ्रू रिपीटेड आपके मीडिया में जब बार बार टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर में आप बार बार देखते हैं कि 15 दिन में फेयर एंड लवली लगाने से आप गोरे हो जाएंगे, तो आपको ऐसा उस ऐड को बार बार देख के ऐसा लगेगा कि नहीं बिल्कुल गोरे हो जाएंगे। या कोई न्यूज़ लगातार चल रही है तो उस न्यूज़ की हेडलाइंस देख के आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा हो ही जाएगा। जैसे आज के टाइम पे कोरोना की न्यूज़ चल रही है तो हम लोगों ने कई बार कुछ चीज़ें नहीं भी सही होंगी, लेकिन हमें साइकोलॉजिकली लगता है कि कोई ऐसे अगर कोरोना का मरीज़ नहीं भी है और उसने छींक दिया तो हमें ऐसा महसूस होगा कि नहीं ये कोरोना का पेशेंट है और हो सकता है अब हमें कोरोना हो जाए। तो ये क्या हो गया, एक साइकोलॉजिकल फोर्स हो गया हमारे दिमाग में, ये हो गया कि किसी तरह का बुखार जो है वो कोरोना ही होगा, क्योंकि लगातार हम न्यूज़ में ये देख रहे हैं। बट द प्रॉब्लम विद गेटिंग नॉलेज थ्रू टेनेसिटी is that we do not know the claim made is true or not, and we also do not know when the knowledge received can be validated। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई, यही बात स्लाइड में बताई जा रही है कि जब हम नॉलेज टेनेसिटी के थ्रू हमें मिलती है तो ऐसा नहीं है कि जो हम साइकोलॉजिकली तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% सही है, 100% ट्रू है। तो इस तरह की जो नॉलेज होगी इसको हम इस तरह के नॉलेज को हम नॉलेज थ्रू टेनेसिटी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इसमें था अथॉरिटी के थ्रू नॉलेज, देन रिवोल्यूशन के थ्रू नॉलेज, देन इट कम्स फेथ के थ्रू नॉलेज, और उसके बाद नॉलेज थ्रू टेनेसिटी। इस तरीके से जो हमने आपको ज्ञान के विभिन्न स्रोत बताए या सोर्सेज ऑफ नॉलेज बताया, इसके थ्रू जिसमें हमने बताया कि हम कैसे रीजनिंग के थ्रू हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, जिसमें इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग आई, कैसे हम फेथ के द्वारा हम नॉलेज गेन करते हैं, कैसे हम रिवोल्यूशन के द्वारा नॉलेज गेन करते हैं, कैसे हम इंट्यूशन के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं, कैसे हम कोई टेनेसिटी जिसमें आपको बार बार वही बात कही जाती है तो आप साइकोलॉजिकली आपका माइंड ये कहता है नहीं ये बात सत्य है। जैसे डिफरेंट पार्टीज़ के जो स्लोगन्स हो गए, डिफरेंट एडवर्टीजमेंट, जब रिपीटेटिव बार बार वही एडवर्टीजमेंट आता है कि फेयर एंड लवली लगाने से या इस सोप से आपको ये फ़ायदा होगा, या कोई क्रोसिन खाने कोई मेडिसिन खाने से आपको तुरंत ऐसे रिलीव हो जाएगा, कोई कफ सिरप पीने से आपको खांसी ख़त्म हो जाएगी। तो जब आप बार बार टेलीविज़न या न्यूज़पेपर में कोई चीज़, कोई न्यूज़ या कोई एडवर्टीज़मेंट बार बार देखते हैं तो आपका दिमाग
ये कहता है कि ये जो नॉलेज दी जा रही है वो सही है। हो सकता है वो सही नहीं भी हो, बट आपको ऐसा महसूस होने लगता है रेपिटेटिव नॉलेज से या रेपिटेटिव मीडिया में बार बार वो चीज़ आने से कि आपको लगता है कि वो जो दिया गया ज्ञान है मीडिया के थ्रू, एड्स के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू वो एग्जैक्ट है। तो इसको टेंसिटी कहते हैं। इसके अलावा आपके फेथ आ गए, आपका विश्वास आ गया, बिलीव आ गया। आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप अथॉरिटी के थ्रू नॉलेज देते हैं। कई बारी आपको लगता है आपके सेंसेस, आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सही नहीं भी हैं, आपको नहीं सही भी लगते हैं, लेकिन आप जब किसी पर्टिकुलर टीचर के थ्रू कोई बात मानते हैं, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन क्या है बेसिकली, जो इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये जो चीज़ें ये अथॉरिटी बनाती हैं, या कोई डिफरेंट अथॉरिटी जिसमें आपको एक्सपर्ट जो हैं वो नॉलेज दे रहे हैं, वो क्योंकि आप बीएड में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अथॉरिटी क्या होगी, आपकी स्कूल इंस्टीट्यूशंस ही होंगी। और स्कूल इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के द्वारा दिया गया ज्ञान अथॉरिटी ही कहलाएगा। तो इस तरीके से उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट आपके सोर्सेज हुए, आपके इंडक्टिव डिडक्टिव आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि नहीं, हमको इस अमुक व्यक्ति से, मतलब आपका प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, अलग अलग आपके सोर्सेज जो हैं। सेंस, मेन तो आपका सेंस ऑर्गन्स का, सेंस ऑर्गन के थ्रू जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्ञान के द्वार माने जाते हैं। तो ये सारे स्रोत हैं जिनके द्वारा, ये सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें नॉलेज मिलती है। और वो ज्ञान जो मिलता है डिफरेंट सोर्सेज से, वो ज्ञान ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हमेशा सत्य होगा, एविडेंसेस के द्वारा प्रूव्ड होगा, बट हमें ज्ञान मिलता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ नॉलेज टॉपिक को हम लोगों ने समझा, और आज मैंने उसको एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज, जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, वो उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।